नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया इस वक्त किस रूप से आक्रमण का प्रचंड दौर देख रही है, यह हम सभी जानते हैं। प्रहार प्रचंड है, वार लगातार है। कहीं गोलियों की गूंज से शहर कांपते हैं, तो कहीं मिसाइलों की बरसात ने आसमान काला कर दिया है। किसी मोर्चे पर हाहाकार है, इमारतें ढह रही हैं, सीमाएं टूट रही हैं, तो किसी सरहद पर मदद की पुकार है। लोग उम्मीद की नजरें एक तरह से लगाए बैठे हैं, आखिरी डोर थामे खड़े हैं। युद्ध की इस आग का धुआं अब दुनिया की सांसों में भी घुल चुका है। जी हाँ, और इसी धधकती दुनिया का सच हम लेकर आते हैं आपके लिए इसी आक्रमण में, युद्ध के हर मोर्चे की आंखों देखी कहानी, जहां हम आपको दिखाते हैं जंग का वो चेहरा जिसे दुनिया अक्सर देखने से भी डरती है। और आक्रमण में आज वो 3 बड़ी तस्वीरें आई, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पूरी दुनिया के लिए ये तस्वीरें जंग जोड़ने वाली हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात यूक्रेन की, जहां पर आक्रमण की तस्वीर सामने आई। पहली तस्वीर है और इसे देखकर ही आप समझ जाएंगे कि यूक्रेन में रूस को बारूदी ऐसी बारिश से निशाना बनाया गया कि रूसी सेना कांप उठी। हवाई हमले हुए, टैंक चले, तोपखानों की घातक आग ने मोर्चे पर हलचल पैदा कर दी है। यूक्रेन ने ये तो साफ कर दिया कि वो अपनी जमीन और स्वतंत्रता की रक्षा में किसी भी हद तक चला जाएगा। अब दूसरी तस्वीर की ओर बढ़ें और ये तस्वीर आई नाटो और रूस के बीच में बढ़ते महासंग्राम की। जी हां, सीमा पर तनाव अपने चरम पर, मिसाइलों की तैनाती, सैन्य अभ्यास और खुली चेतावनी। दुनिया की ताकतें आमने सामने। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर किसी भी तरफ से जरा सी चूक हुई तो महायुद्ध में ये पूरी परिस्थिति बदल सकती है। और तीसरी तस्वीर बेहद चौंकाने वाली, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मंच पर तलवार लहराते हुए नजर आए, मानो जंग का ऐलान कर दिया हो। अमेरिका की धमकियां और वैश्विक दबाव के बीच मादुरो ने साफ संदेश दिया है कि वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। इस हिंसक हुंकार के बीच उनके समर्थक भी सड़कों पर उतरकर ज्वलंत समर्थन दिखा रहे हैं। तो ये तीनों मोर्चे, अलग अलग तस्वीरें। यूक्रेन में घातक आग, नाटो और रूस के बीच उबलता तनाव, और वेनेजुएला में मादुरो की तलवार की धमक। दुनिया के नक्शे पर युद्ध की आहट लगातार तेज है और हम लगातार आपको अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ आक्रमण में। जी हाँ, बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की सबसे पहले जंग से जुड़ी। और जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर ड्रोन अटैक किया है। रिहायशी इलाकों में ड्रोन से बारूदी बारिश की गई। कई इलाकों में अलर्ट सायरन बज रहे हैं। जी हां, जिस तरह से रूस लगातार घातक अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में ड्रोन अटैक किया गया, और अटैक भी ऐसा कि रिहायशी इलाकों में ड्रोन से किस रूप में हम आपको बता दें कि यहाँ पर कई इलाकों में सायरन बज रहे हैं, बारूदी बारिश। ये तस्वीर आप देखिए, आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर आपको ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, ऐसा लगता है कि आसमान में कोई बिजली चमक रही हो, लेकिन ये बिजली नहीं बल्कि ये है ड्रोन का धमाका। और यहाँ की तरफ आपको शुरुआत में एक एक करके तस्वीर नजर आएगी और अचानक से पूरा आसमान रात के अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी से यहाँ पर पूरी तरह से भर जाता है, और ये रोशनी है बारूदी रोशनी। ये ज़ैपोरिज़िया के सड़क की तस्वीर है, ज़ैपोरिज़िया के आसमान की तस्वीर है, ज़ैपोरिज़िया के रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हैं। एक एक करके कई इलाकों को टारगेट लगातार रूस की तरफ से किया जाता है, और ऐसा लगता है मानो रात के अंधेरे में अचानक से सूर्य चमक उठा हो, लेकिन असल में ये है तबाही। ये है तबाही। देखिए कैसे बिजली जैसी चमक है, सूर्य जैसी चमक है, लेकिन असल में ये तबाही की चमक। ये तबाही का अंधकार के बीच में अचानक से बारूदी हमला, और उसके बाद में चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें ही नजर आती हैं, और इसी के चलते कई इलाकों में लगातार सायरन अलर्ट यहां पर देखने को मिलते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अब हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। अगली जो वॉर ब्रेकिंग है वो भी जान लीजिए। बड़ी खबर, रिहायशी इलाकों में ड्रोन से अटैक किया गया है। कई इलाकों में लगातार सायरन बज रहे हैं, और जंग से जुड़ी हुई इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, कैसे वॉर ब्रेकिंग, रूस का यूक्रेन में बेहद विनाशकारी हमला यहां पर नजर आता है। डेनेस्क में, डोब्रोपिलिया में रूस का ड्रोन अटैक यहां पर नजर आता है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो गारंटी
टू ड्रोन हमले में इमारत में अचानक से भीषण आग लग गई। रूस का यूक्रेन में बेहद विनाशकारी हमला, एक तरह से इसे कहा जा रहा है। डोनेट्स्क के डोब्रोपिलिया में रूस ने ड्रोन अटैक किया और देखेंगे तस्वीर, ये तस्वीर दरअसल इसी धमाके की है। कभी ज़ैपोरिज़िया तो कभी दूसरे इलाकों में गैरान 2 ड्रोन हमले में इमारत में भीषण आग लग गई और उसके बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अलर्ट, चारों तरफ ऐसे ही सायरन जो अभी आपको सुनाई देते हैं, इसी तरह के सायरन लगातार यूक्रेन की सड़कों पर भी गूंज रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, दो हमले हैं। रूस का यूक्रेन में लगातार एक एक करके अलग अलग जगहों पर विनाशकारी हमला जारी है। डोनेट्स्क का डोब्रोपिलिया या फिर इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया, इन दोनों ही इलाकों में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया रूस की तरफ से और रूस के माध्यम से किए गए ड्रोन अटैक लगातार यूक्रेन में तबाही मचाते हैं। रिहायशी इलाकों में गैरान 2 ड्रोन हमले में इमारत में आग लग गई है, तो वहीं ज़ैपोरिज़िया में भी इसी तरह से पूरा का पूरा आसमान लपटों से घिरा हुआ नजर आया। और जिस तरह से रूस लगातार यूक्रेन पर हमले दाग रहा है, उससे ऐसा नजर आता है कि फिलहाल ये तनाव और भी ज्यादा आने वाले वक्त में एक्सेलेरेट होगा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जरा समझिए कि रूस की तरफ से किए गए यूक्रेन में हमलों के बाद में किस तरह से बर्बादी ही बर्बादी नजर आती है। दरअसल रूस का विध्वंसक अटैक नजर आता है। समझिए किस रूप में ड्रोन से हमला हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ, रॉकेट से हमला हुआ, क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल इन बड़े हमलों में किया गया। अब समझिए कि आखिर टारगेट पर क्या था। सैन्य ठिकाने टारगेट पर थे यूक्रेन के, एयरबेस निशाने पे थे एक तरह से। रिहायशी इलाके तो पहले से ही लगातार रूस टारगेट कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से टारगेट पर है रूस के। और इसके अलावा अस्पताल, हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ वो सीधे सीधे रूस के कहा जाए टारगेट पर है। अब ये भी समझिए कि आखिर हमले कहां कहां पर हुए हैं। हमलों में बात की जाए लवीव, खेरासोन, लुहांस्क, प्रोवर्स्क, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क, ये वो बड़े इलाके हैं, ये वो बड़े शहर हैं यूक्रेन के जहां पर लगातार बारूदी बारिश रूस की तरफ से की जा रही है। और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर की। और अगली वॉर ब्रेकिंग आपके सामने है। आपको बता दें, शांति वार्ता पर इस वक्त की ये बड़ी खबर समझ लीजिए। रूस ने सीधे सीधे 28 पॉइंट का जो शांति प्लान बनाया था, उस शांति प्लान में पुतिन ने अपनी ही शर्तें डाल दी थी और उनकी ये शर्तें यूक्रेन मानने वाला नहीं। शांति प्लान का ब्लूप्रिंट रूस ने तैयार किया। शांति वार्ता पर इस समय की बड़ी खबर यह है कि रूस और ट्रंप दोनों मिलकर, रूस और अमेरिका मिलकर एक शांति प्लान, पीस प्लान तैयार कर रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो समाप्त हो जाए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये जो शांति प्लान था, उसके सभी 28 बिंदु, ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार किए गए थे पुतिन के माध्यम से, रूस के माध्यम से, जिसको लेकर लगातार यूक्रेन की तरफ से आपत्ति जताई गई। और जब आपत्ति जताई गई तो उन 28 को कम करके 22 पॉइंट्स कर दिए गए। लेकिन अभी भी आप समझिए किस तरह से ये एक अलग प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। ट्रंप और पुतिन मिलकर चाहते थे कि यूक्रेन को कंट्रोल करें, यूक्रेन के हिस्सों को कंट्रोल करें, ज़ेलेंस्की को कंट्रोल करें, लेकिन ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यही कि ये जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, वो किसी सामंजस्य बैठाकर, किसी से चर्चा करके नहीं, बल्कि खुद सीधे सीधे इसे तैयार किया था, ये कहा जाए व्लादिमीर पुतिन के माध्यम से। लेकिन ट्रंप का शांति प्लान, उसको लेकर बड़ा खुलासा ये हुआ, दावा है कि ट्रंप का शांति प्लान नहीं बल्कि पुतिन का ये तैयार हुआ प्लान था। यानी कि जो 28 पॉइंट्स पुतिन ने तैयार किए थे, वही एक तरह से इसका ये पूरा हिस्सा था। वो 28 पॉइंट्स क्या थे, आइए जरा समझिए। दरअसल बड़ी जानकारी सामने आई कि युद्ध विराम को लेकर रूस ने ही अपना ये पीस प्लान तैयार किया और इस पीस प्लान के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश की गई सीधे सीधे यूक्रेन को। अब जानकारी स्टीव विटकॉफ और किरिल दिमित्रिएव ने एक तरह से बेसिकली इस पूरे प्लान को तैयार किया। बाकायदा पुतिन ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया। ट्रंप ने पीस प्लान के तौर पर इसे जनता के सामने रख दिया, यूक्रेन के सामने रख दिया और रूस ने सिर्फ अपने फायदे वाले ही पॉइंट्स एक तरह से तैयार किए और जिसे शांति प्लान में एक तरह से शामिल किया।
लेकिन 28 पॉइंट प्लान में रूसी कब्जे वाली जमीन यूक्रेन को छोड़नी होगी। इसको एक तरह से बड़े हिस्से में शामिल किया गया, जिसे बड़े अक्षरों में सीधे सीधे ज़ेलेंस्की कह चुके थे नो, यानी कि इस पूरे पीस प्लान को यूक्रेन का कहीं से कहीं तक कोई समर्थन नहीं। लेकिन ये समझिए किस तरह से पीस प्लान एक तरह से पूरा मुखपत्र बन गया था पुतिन का या फिर रूस का। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अगली वॉर ब्रेकिंग आक्रमण में और बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन की जबरदस्त एयर स्ट्राइक नजर आती है। मिग-29 से रूस पर बारूदी बौछार की गई है। जी हां, रूसी सैन्य पोस्ट पर GBU-62 बम गिराए गए हैं और आप ये समझिए हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान होने की खबर सामने आई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये सैन्य ठिकानों की ही तस्वीर है। जिस तरह से रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किया, उसके बाद में जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से, मिग-29 की तरफ से कैसे यहां पर रूस पर बारूदी बौछार की गई है। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं ये सैन्य ठिकाने हैं रूस के, जिस जगह पर यूक्रेन ने बड़े हमले किए, मिसाइल दागे और देखिए कैसे पूरा का पूरा इलाका सिर्फ तबाह हुआ है। जबरदस्त स्ट्राइक में मिग-29 से रूस के ऊपर बारूदी बौछार, रूसी सैन्य पोस्ट पर GBU-62 पर बम गिराए और समझिए कैसे यहां पर जमकर बवाल हुआ। इसी बीच ये बड़ी खबर, दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ बात होती है पीस प्लान की, लेकिन वो पीस प्लान आप समझिए कितना गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये तो था सीधे सीधे पुतिन का पीस प्लान। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये कि जब ये पता चल गया कि जो पूरा पीस प्लान था ये तो पुतिन का एक तरह से एजेंडा था, तो उसको लेकर अब खबर ये आई कि ज़ेलेंस्की जो अमेरिका जाने वाले थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले थे, अब सीधे सीधे ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि मुझे मुलाकात नहीं करनी, मुझे ऐसे किसी प्रस्ताव को मान्यता नहीं देनी, प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब जो अमेरिका जाने वाले थे ज़ेलेंस्की, उस पर भी एक बड़ा क्रॉस वो लगा चुके हैं। यानी कि समझिए अब ये युद्ध की तस्वीर और भी ज्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आएगी। एक तरफ रूस की ये कहा जाए कि अलग अलग सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है, तो दूसरी तरफ उस पीस प्लान को जो एक अलग तस्वीर बनाकर पेश कर दी गई, उसे भी सीधे सीधे नकार चुके हैं ज़ेलेंस्की। उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले वक्त में ये विवाद और भी ज्यादा आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि ज़ेलेंस्की लगातार नाराज हैं। किससे नाराज हैं? नाराज हैं वो रूस से, और उससे भी ज्यादा नाराज हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से। लेकिन उसकी वजह क्या है वो भी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि वो मिलने जाने वाले थे, फिर मुलाकात कर दी गई कैंसिल। ट्रंप की ज़ेलेंस्की के साथ में अब कोई भी मीटिंग नहीं होगी। ट्रंप के साथ में ज़ेलेंस्की की बैठक होने वाली थी, लेकिन ज़ेलेंस्की और आज ही अमेरिका जाने वाले थे ट्रंप के पीस प्लान पर चर्चा करने के लिए। लेकिन अब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ बैठक से इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की ने मिलकर बैठक करने की बात कही थी, लेकिन अब वो सीधे सीधे मना हो चुका है। तो ये कहा जाए कि अब ये सीधे सीधे जो मुलाकात का वक्त था वो भी अब कैंसिल होता हुआ नजर आता है। लेकिन आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच में जंग का मैदान फिर से धधक उठा है। यूक्रेन के ड्रोन और रॉकेट्स ने बारूदी बौछार ऐसी बरसाई कि रूसी मोर्चे पर हड़कंप मच गया। रूसी टैंक, हथियार ठिकान और सीमा पोस्ट पर एक साथ दर्जनों हमले किए गए। रूस पलक झपकते ही दहल उठा, लेकिन रूस भले ही चुप कैसा रहता, यूक्रेन के हमलों के जवाब में रूस ने भी आक्रामक पलटवार किया। मिसाइलें और भारी बमबारी से कई यूक्रेनी शहरों को झकझोर कर रख दिया। आसमान धमाकों से भर उठा, जमीन पूरी तरह से कहा जाए हिल उठी। तो इससे साफ है कि जंग थमने का नाम नहीं ले रही और दोनों तरफ से जो आग बरस रही है उसने दुनिया को नए डर में धकेल दिया है। Саратовский нефтеперерабатывающий завод. यूक्रेन की धरती पर आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ पुतिन जो यूक्रेन के शहरों को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जिन्होंने अब रूस के आसमान पर बारूद की बरसात का दूसरा चरण शुरू कर दिया है।
सागर से लेकर मॉस्को तक, ब्रायंस से लेकर बेलगोरोद तक रूसी शहर एक एक कर खौफ के कैनवास में बदल रहे हैं। 26 नवंबर से शुरू हुआ यूक्रेन का फेज 2 काउंटर स्ट्राइक अब तक रुका नहीं है। Она уже высоко летит. Да ну нахуй. Ебать, она рычит. Капец, короче, все горит тут. यूक्रेन ने रूस को चुनौती देते हुए कहा कि हम अपने हथियार से लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे और हमला वही करेंगे जहां रूस सोच भी नहीं सकता। और फिर फ्लेमिंगो मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन रूस के आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। सबसे बड़ा सवाल, ये फ्लेमिंगो मिसाइल आखिर है क्या? यूक्रेन की ये स्वदेशी मिसाइल पिछले कई हफ्तों से रूस की नींद हराम कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लेमिंगो मिसाइल लो एल्टीट्यूड से उड़ती है, रडार पर पकड़ में नहीं आती और टारगेट को हिट करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर देती है। रूसी डिफेंस सिस्टम S-300 हो या पंतशीर, कई बार इसे इंटरसेप्ट करने में नाकाम दिखा है। और जेलेंस्की ने टारगेट बनाए हैं रूस की सीक्रेट हथियार फैक्ट्रियां, रेलवे सप्लाई चेन, ऑयल रिफाइनरी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं, ईंधन, ऊर्जा और हथियारों के भंडारों पर भी लड़ा जाता है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों का नतीजा है कि रूसी शहरों में सायरन चीख रहे हैं, आसमान काला धुआं उगल रहा है और फैक्ट्रियों के भीतर का काम घंटों घंटों के लिए ठप पड़ जाता है। बेलगोरोद में आग की लपटें 20-20 मीटर ऊंचाई तक उठी थी, तो वोरोनिश में ऑयल डिपो की टैंक एक एक कर फटती चली गईं। यूक्रेन का मकसद साफ है, रूस की युद्ध मशीनरी को धीमा करना। क्योंकि मैदान में रूसी सेना भारी है, लेकिन रूस के बैक एंड सप्लाई पर लगातार हमले कीव के लिए एक बड़ा हथियार बन चुके हैं। Внимание, батарея! 333! लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी खतरनाक है। रूस ने भी यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, रॉकेट बैराज, गेरान कॉमिकोस ड्रोन का इस्तेमाल कर विध्वंसक प्रहार किया है। और प्रहार भी सिर्फ एक दो जगह नहीं, बल्कि डोनेस्क, लवीव, खेरसोन, लुहांस्क, पोक्रोव्स्क और दर्जनों इलाकों को एयर स्ट्राइक की आग में झोंक दिया गया। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने, एयरबेस,
एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ टारगेट किया गया। कई शहरों में घरों के शीशे टूट गए, सड़कें मलबे में बदल गईं और अस्पतालों के आसपास भी धमाकों की गूंज सुनाई दी। ये हमला सिर्फ सैन्य नहीं, मानसिक दबाव बनाने की कोशिश भी है। अब सवाल आगे क्या होगा? क्या ये जंग थमेगी या इसका तीसरा चरण और ज्यादा उग्र होगा? दावा है कि ज़ेलेंस्की जिस ऑफेंसिव स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं वो रूस को घेरने का नया फार्मूला है, क्योंकि रूस को भी अब अपनी ही धरती पर बार बार डिफेंस करना पड़ रहा है, जितनी बार 2022 में नहीं करना पड़ा था। और रूस उसने भी नई मिसाइल तैनात कर दी है, नई ब्रिगेड सीमाओं पर भेज दी है और टैक्टिकल एयर स्ट्राइक्स लगातार बढ़ा रहा है। दोनों तरफ जवाब से जवाब, हमले पर हमले। अब एक टिट फॉर टैट युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन के हमले रूस के अंदर बढ़ रहे हैं और रूस के हमले यूक्रेन के अंदर गहराई तक पहुंच रहे हैं। ये अब सीमा रेखा की लड़ाई नहीं, ये दोनों देशों की राजधानियों के सिर पर मंडराता खतरा बन चुका है। कीव को तोड़ने की मंशा लेकर रूस आगे बढ़ा, लेकिन अब मॉस्को की हवा में यूक्रेन के हथियारों की तपिश महसूस कर रही है। दोनों तरफ जंग का तापमान नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जंग में किसे जीत मिल रही है ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि रूस और यूक्रेन दोनों के लिए आने वाले हफ्ते और भी अंधेरे, और भी बारूदी, और भी भयावह होंगे। क्योंकि जब किसी जंग में दोनों पक्ष एक साथ एक दूसरे की धरती जलाने लगे तो इसका अंत हमेशा और ज्यादा खतरनाक होता है। यूरोप की धरती पर तूफान उठ चुका है और जब तक ये तूफान शांत नहीं होता, दुनिया का नक्शा हर दिन नया रूप लेता रहेगा। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लेकिन मैदान में गोलियों से भी खतरनाक एक और अदृश्य दुश्मन अब पूरी तरह से हमला कर चुका है। कड़ाके की सर्दी, जी हाँ, बारूद की बारिश के बीच अब थर्मामीटर भी दोनों देशों के खिलाफ खड़ा हो गया है। यूक्रेन में हालत सबसे मुश्किल। रूसी हमलों में पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइनें और एनर्जी ग्रिड पहले ही चरमरा चुके हैं, और अब जब तापमान माइनस में गिर रहा है तो बिना हीटिंग, बिना बिजली, बिना गर्म पानी के लाखों लोग एक नई जंग लड़ने को मजबूर हैं। यानी ठंड से बचने की जंग। फ्रंट लाइन पर तो हालात और भी कठिन हो गए हैं। घुटने तक बर्फ जमी हुई है, रास्तों में फंसे सैन्य वाहन, इन सब ने यूक्रेन की सेना की चाल धीमी कर दी है। सैनिकों के लिए हर रात, हर पहरा एक परीक्षा बन चुका है, लेकिन ठंड किसी का साथ नहीं देती। रूस भी इससे अछूता नहीं है।
साइबेरिया से उठती बर्फीली हवाएं युद्धग्रस्त शहरों तक पहुंच रही है। ऊर्जा की मांग आसमान छू रही है और फ्रंट लाइन पर तैनात रूसी सैनिक भी ठंड की मार झेल रहे हैं। और इस बार सर्दी दोनों देशों के लिए दुश्मन नंबर 1 बन चुकी है। दावा है कि सर्दी जिस तरफ भारी पड़ेगी उसी तरफ इस जंग का पलड़ा झुक जाएगा, क्योंकि ठंड टैंक रोक देती है, ड्रोन की बैटरी खत्म कर देती है और तोपों की रेंज गिरा देती है और सैनिकों की रफ्तार कई गुना धीमी पड़ जाती है। यानी यूक्रेन और रूस की जंग अब सिर्फ बारूद की नहीं, मौसम की जंग भी बन चुकी है। गोले बारूद का शोर एक तरफ और हड्डी जमा देने वाली ठंड का प्रहार दूसरी तरफ। अगले कई हफ्तों तक यूरोप का आसमान एक साथ दो दुश्मनों से देखेगा, सैन्य टकराव और सर्द हवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो रूस और यूक्रेन का जंग और भी ज्यादा बढ़ता नजर आता है। इसी बीच एक बड़ी खबर, एक अगली वॉर ब्रेकिंग और अगली बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। नाटो महासचिव का बड़ा बयान इस बीच सामने आया। शांति प्लान से भी रूस से खतरा कम नहीं है, ये नाटो का कहा गया। यूरोप के लिए रूस लगातार खतरा बना रहेगा। यूरोप का कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। नाटो महासचिव की तरफ से बड़ी बात कही ब्रसेल्स में। नाटो महासचिव मार्क रूटे का ये बयान अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि जिस रूप में ये पूरा पीस प्लान तैयार किया गया था वो पूरी तरह से बायस्ड था। इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए, वॉर ब्रेकिंग। और इस बीच बड़ी खबर है कि रूस को लेकर जर्मनी ने भी बड़ा बयान दिया है। रूस जंग खत्म करने को तैयार नहीं है और 2029 तक नाटो पर हमला कर सकते हैं पुतिन, ये भी इस बीच कहा गया है। देश का रक्षा बजट अब बढ़ाना ही होगा और ये भी स्पष्ट किया जा चुका है कि जिस रूप में लगातार ये कहा जाए कि व्लादिमीर पुतिन अगले युद्ध को और भी ज्यादा विध्वंसक बनाना चाहते हैं, इन सब के बीच में ये स्पष्ट हो गया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री भी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि रक्षा बजट बढ़ाया जाए। पुतिन के बयानों में शांति की इच्छा कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती। एक तरफ नाटो महासचिव, दूसरी तरफ रक्षा के जर्मनी के रक्षा मंत्री। ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले वक्त में ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर जर्मनी और नाटो के देश पुतिन को बार बार कह रहे हैं धोखेबाज। जर्मनी ने पुतिन पर बड़ा आरोप लगाया है कि वो धोखेबाज हैं। ऐसा क्यों? आइए मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल जर्मनी का इल्जाम है किसी भी तरह का समझौता करना ही नहीं चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के निशाने पर अब नाटो देश होंगे, ये भी बात कही जा रही है। 2029 तक हमला करने की प्लानिंग में सीधे सीधे रूस की प्लानिंग नजर आती है, ये बात भी जर्मनी की तरफ से कही गई। नाटो देशों को रूस से हमेशा अलर्ट रहना होगा और ये स्पष्ट किया जा चुका है। जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल पुतिन का रहता है, वो शांति तो बिल्कुल नहीं चाहते। अब जर्मनी अपना रक्षा बजट बढ़ाना चाहता है, इस पर एक तरह से जोर और फोकस किया जा रहा है। वही यूक्रेन को सैन्य मदद भी जर्मनी बढ़ाएगा, ये बात भी रक्षा मंत्री की तरफ से कही गई है। और ये भी कहा गया है कि रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों की भर्ती कर रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि आखिर क्या चाहता है रूस। अब समझिए खास बात क्या है। बर्लिन फॉरेन पॉलिसी फोरम में जर्मनी के रक्षा मंत्री का ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2029 तक नाटो के खिलाफ युद्ध की तैयारी लगातार रूस की तरफ से जारी। समझिए अभी हम 2025 में खड़े हैं, 26, 27, 28, 29 आने वाले 4 साल और भी ज्यादा विध्वंसक रह सकते हैं। और इसी बीच चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। और बड़ी खबर है, मोल्दोवा में रूसी फाइटर जेट की घुसपैठ से टेंशन बढ़ चुका है। फिनलैंड पोलैंड ने रूसी सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। रूसी सीमा के पास में फिनलैंड पोलैंड का युद्धाभ्यास भी जमकर नजर आया है और उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से अब यहाँ पर घुसपैठ से टेंशन है। मोल्दोवा में रूसी फाइटर जेट की जैसे ही घुसपैठ हुई उसके बाद में यहाँ पर टेंशन हाई है, सुरक्षा भी हाई अलर्ट पर है। फिनलैंड पोलैंड ने रूसी सीमा पर सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है।
अब जर्मनी की तैयारी और ब्रिटेन की हुंकार दोनों मिलकर दुनिया को साफ संकेत दे रहे हैं कि नाटो और रूस की जंग अब दूर नहीं। जर्मनी ने अपने फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और युद्धाभ्यास की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सेना को सीधा संदेश है, किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। उधर ब्रिटेन ने खुलकर कह दिया है कि रूस अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो नाटो उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा। यानी माहौल बेहद तनावपूर्ण है, दोनों और हथियार सज रहे हैं और हालात बता रहे हैं कि टकराव की घड़ी बेहद नजदीक है। यूरोप की धरती पर एक बार फिर जंग का साया गहराने लगा है। रूस और नेटो दो महाशक्तियों के बीच तनाव, तैनाती और टकराव की गूंज अब पहले से कहीं ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों ने कमर कस ली है। रक्षा बजट बढ़ाए जा रहे हैं, हथियारों के ऑर्डर दोगुने हो रहे हैं और सीमाओं पर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे साफ हो रहा है यूरोप जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। तनाव की आगाहियों पर सबसे बड़ा बयान नेटो महासचिव का आया। उन्होंने साफ साफ अल्फाज में चेतावनी दी कि रूस 2029 तक कभी भी नेटो पर हमला कर सकता है। ये खुफिया फुसफुसाहट नहीं, ये गठबंधन का ऑफिशियल अलर्ट है और इस बयान ने यूरोप के हर बड़े सैन्य मुख्यालय में सायरन बजा दिए हैं। सबसे पहले हरकत में आया यूरोप का सबसे ताकतवर आर्थिक देश जर्मनी। एक वक्त था जब जर्मनी रक्षा खर्च को बोझ मानता था, लेकिन अब जर्मनी एक एक यूरो जोड़कर अपनी सेना को फिर से युद्ध योग्य बनाने पर उतारू है। रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, नए हथियार ऑर्डर, अत्याधुनिक फाइटर जेट, मिसाइल शील्ड और साइबर कमांड के लिए अलग कोष। जर्मनी का संदेश स्पष्ट है, रूस अगर सीमाएं लांघेगा तो जवाब पहले से तेज और घातक दिया जाएगा।
जर्मनी सिर्फ अपने लिए नहीं, यूक्रेन के लिए भी मैदान में उतर चुका है। कीव को भेजी जा रही नई सैन्य मदद, लंबी दूरी की मिसाइलें, एंटी एयर सिस्टम और बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहन, ये सब रूस को सीधे सीधे चेतावनी है कि यूक्रेन अकेला नहीं है। यूक्रेन का युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। रूस के ड्रोन अब नेटो की सीमाओं तक पहुंचकर नए खतरे का रूप ले चुके हैं। पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, फिनलैंड, इन सभी देशों ने हवाई सीमा उल्लंघन की घटनाओं पर खुलकर विरोध दर्ज कराया है। नेटो का कहना है अगर रूस का कोई ड्रोन या मिसाइल हमारे आसमान में दिखा तो इसे संभावित हमला माना जाएगा। रूस के सबसे नजदीकी पोलैंड और फिनलैंड हैं। दोनों देशों ने अपने सैन्य ठिकानों पर अभूतपूर्व तैनाती कर दी है। फिनलैंड, जो अभी हाल ही में नेटो में शामिल हुआ, उसने रूस के साथ 1300 किलोमीटर लंबी सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेज दिए हैं। पोलैंड की हवा में अब दिन रात गश्ती फाइटर जेट हैं। सीमा पर टैंक, मिसाइल और रडार यूनिट्स तैनात हैं। यानी पूर्वी यूरोप पूरी तरह युद्ध दशा में आ चुका है। जर्मनी ही नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस भी रूस के नए तेवर को देखते हुए एक्शन में आ चुके हैं। ब्रिटेन अपनी रॉयल एयरफोर्स को पूर्वी यूरोप में आगे तैनात कर रहा है। फ्रांस ने कहा अगर रूस ने नेटो को ललकारा तो फ्रांस पीछे नहीं हटेगा, हम पहले जवाब देंगे। दोनों देशों के बयान यूरोप में माहौल बदलने के लिए काफी है। अब दुनिया देख रही है एक गठबंधन जो 26 से ज्यादा देशों में फैला है, अपने सबसे बड़े विरोधी रूस के लिए सख्त मुद्रा में है। लेकिन कहानी का दूसरा पन्ना और भी खतरनाक है, क्योंकि रूस चुप नहीं बैठा है। यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस ने सैनिकों की बड़ी भर्ती शुरू कर दी है। हजारों नए जवान रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि हमारे पास सैनिकों की कमी नहीं है, हमारे पास सैनिकों की कतारें हैं। ड्रोन उत्पादन तेज किया जा रहा है, नए बैलिस्टिक हथियार बनाए जा रहे हैं और एयर डिफेंस को अपग्रेड किया जा रहा है। ये तैयारी सीधी चुनौती है नेटो के लिए। सबसे बड़ा सिरदर्द रूसी ड्रोन। ये ड्रोन कई बार नेटो के पास खतरनाक दूरी तक पहुंच चुके हैं। रडार इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूस अब लो एल्टीट्यूड, स्टील्थ प्रोफाइल और लंबी दूरी के नए ड्रोन तैनात कर रहा है। पोलैंड और फिनलैंड ने स्वीकार किया कि ये ड्रोन हमारे आसमान में दहशत फैला रहे हैं। नेटो के एयर पेट्रोल टीमें कभी भी इंटरसेप्शन मोड में जा सकती हैं। नेटो ने युद्ध की संभावना को नकारा नहीं है। अब अभ्यास नियमित हो रहे हैं। सीमा पर टैंक मूवमेंट, आर्टिलरी ड्रिल्स, डिजिटल वॉर गेम्स, मल्टी डोमेन ऑपरेशन और एयर डिफेंस नेटवर्क को रोजाना परखा जा रहा है।
ये सारी तैयारी इस डर का संकेत है, अगर रूस ने कदम बढ़ाया तो यूरोप मुंह तोड़ जवाब देगा। और रूस की हर हरकत पर नेटो की नजर है। अब और ज्यादा पैनी हो गई है, क्योंकि मैदान में उतर चुका है नेटो का सबसे घातक, सबसे एडवांस और सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला जासूस ड्रोन RQ-4D फिनिक्स। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, यह आसमान का वो बाज है जो हजारों किलोमीटर दूर से रूस की हर हलचल, हर मूवमेंट, हर सैन्य तैनाती को रियल टाइम में देख सकता है। फिनिक्स का सेंटर इतना तीखा है कि बादलों के पार से भी टैंक की गर्मी पकड़ लेगा। नेटो ने इस फिनिक्स को सीधे रूस की सीमाओं के पास तैनात कर दिया है। बाल्टिक रीजन से लेकर ब्लैक सी के ऊपर तक ये ड्रोन लगातार गश्त कर रहा है। इसका मतलब रूस की सीमा पर अब एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली आंख तैनात है। फिनिक्स की स्पेशलिटी यह है कि सतत निगरानी, घंटों नहीं पूरे पूरे दिन उड़ान। ये रूस की आर्टिलरी मूवमेंट, ड्रोन लॉन्च साइट, टैंक काफिले और मिसाइल तैनाती तक सब कुछ स्कैन कर लेता है। नेटो को अब हर पल, हर सेकंड रूस के अंदर क्या चल रहा है उसका अपडेट मिल रहा है। एक तरफ रूस, दूसरी तरफ नेटो, दोनों महाशक्तियां अगर भिड़ गई तो ये सिर्फ यूरोप की जंग नहीं रहेगी, ये वैश्विक जंग होगी जिसमें ऊर्जा, हथियार और अर्थव्यवस्था और साइबर स्पेस होंगे। यूक्रेन का युद्ध पहला अध्याय था, लेकिन नेटो बनाम रूस दुनिया का सबसे बड़ा अध्याय बन सकता है। यूरोप में ठंड बढ़ रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा तनाव की गर्मी। नेटो अपनी ढाल चमका रहा है, रूस अपनी तलवार तेज कर रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है 2019 का वो मोड़ जहां या तो शांति की जीत होगी या जंग का धमाका होगा। वेनेजुएला में आज जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे अमेरिका को चैलेंज दे दिया। मंच पर खड़े राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हाथ में तलवार और हवा में लहराकर मानो जंग का आगाज कर रहे हो। अमेरिका लगातार दबाव बढ़ा रहा है। $50 मिलियन का इनाम, ड्रग तस्करी के आरोप और युद्धपोतों की तैनाती, सब कुछ मादुरो जानते हैं। लेकिन आज उन्होंने सैन्य वर्दी पहनकर जिस अंदाज में तलवार उठाई वो किसी राजनीतिक भाषण जैसा नहीं था, वो था एक संदेश। अमेरिका सुन ले, वेनेजुएला झुकने वाला नहीं और अगर हमला होगा तो जवाब भी तलवार की धार जैसा ही होगा। कैरेबियन के आसमान में काले बादल छा चुके हैं और समुद्र की लहरों में भी अब तूफान उठ चुका है। एक तरफ अमेरिका की न्यूक्लियर धौंस, दूसरी तरफ वेनेजुएला की तलवार का जवाब। ट्रंप
ट्रंप प्रशासन गरज रहा है तो मादुरो भी अपने अंदाज में दहाड़ रहे हैं। अमेरिका धमकी देता है न्यूक्लियर बम की तो मादुरो मंच पर खड़े होकर आजादी की तलवार हवा में गड़गड़ाहट के साथ लहरा देते हैं। ये कोई कहानी नहीं, युद्ध पूर्व संकेतों का सच है। अमेरिका अपनी सबसे ताकतवर हथियारों की तरफ इशारा कर रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो ट्रंप वेनेजुएला को डराने की कोशिश में न्यूक्लियर कार्ड तक लहरा चुके हैं। वाशिंगटन का आरोप है कि मादुरो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, एक ड्रग माफिया, एक नार्को टेररिस्ट और अमेरिका में चल रहे एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का सरगना है। आरोप के बाद ट्रंप प्रशासन ने मादुरो के सिर पर रखा $50 मिलियन का इनाम। जी हां, अमेरिका कह रहा है कि ड्रग्स की वजह से हर साल हजारों अमेरिकी मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। उस खून की जिम्मेदारी मादुरो पर है। इस आरोप के बाद अमेरिका ने चलाई है सबसे बड़ी सैन्य चाल। पिछले दिनों अमेरिका ने भेजा अपना सबसे घातक, सबसे ताकतवर, सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर और पहुंच गया वेनेजुएला के तट के बेहद करीब। समंदर की लहरों पर तैरता हुआ एक ऐसा युद्ध दानव जिसके ऊपर खड़े होकर अमेरिका दुनिया से कहता है कि ताकत हम में है और नियम भी हम ही बनाएंगे। यही वजह है कि दुनिया भर में ये चर्चा तेज हो गई कि क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने जा रहा है। प्रशासन ऐसी भाषा बोल रहा है जो कूटनीति से ज्यादा युद्ध की आहट पैदा करती है। ड्रग्स के नाम पर घेराबंदी, आतंक के नाम पर सैन्य तैनाती और अब कैरिबियन में अमेरिकी जहाजों की लंबी लाइन। सीधे शब्दों में ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, ये प्रेशर रणनीति का सबसे बड़ा दौर है। लेकिन मादुरो किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है और उनकी ये जिद, उनकी इस वार वाली छवि को दुनिया ने लाइव देखा। तनाव बढ़ रहा है, अमेरिका हमला कर सकता है, ये खबरें धड़ाधड़ आ रही है और तभी काराकास में हजारों समर्थकों के बीच मादुरो मंच पर चढ़ते हैं फौजी वर्दी पहनकर और हाथ में उठाते हैं आजादी के नायक साइमन बोलीवार की तलवार। तलवार हवा में चमकी, जोरदार हुंकार गूंजी और मंच के सामने जमा भीड़ का जोश कानों को चीरकर बाहर आ गया। मादुरो ने कहा, साम्राज्यवादी धमकियों से डरने वाले हम नहीं हैं। हम इस पवित्र भूमि के हर एक इंच की रक्षा करेंगे, जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये पूरा मैदान था जो विद्रोह, प्रतिरोध और प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका था।
इधर अमेरिकी जहाज पानी में बढ़ते जा रहे हैं, उधर मादुरो के दफ्तर के भीतर एक और तूफान चल रहा है। हाल ही में एक आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि मादुरो को डर है कि अमेरिका शायद हमला ना भी करे, लेकिन उनकी हत्या की साजिश वेनेजुएला के भीतर ही करवा सकता है। यानी हमला बाहर से नहीं, अंदर से भी हो सकता है। यही वजह है कि मादुरो अब सीधे जनता के बीच जा रहे हैं, मंचों पर चढ़ रहे हैं, सैन्य वर्दी पहन रहे हैं और तलवार लहराकर एक संदेश दे रहे हैं, हम तैयार हैं। वेनेजुएला की सड़कों पर हलचल है, सरकारी महकमों में चिंता है, मिलिशिया में सैनिकों की भर्ती बढ़ रही है और जनता की सांसें तनाव के वजन से भारी हो चुकी है। वेनेजुएला के जानकार मानते हैं ये ड्रग्स वाला मामला सच हो या झूठ, लेकिन इसका इस्तेमाल अमेरिका की रणनीतिक चाल के रूप में किया जा रहा है। ड्रग्स के नाम पर मॉडल ऑपरेशन, लेकिन असल में शासन परिवर्तन की तैयारी है। दावा ये भी है कि अमेरिका की ये घेराबंदी वैसे ही है जैसे सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी के समय देखी गई थी। पहले घेराबंदी, फिर आरोप, फिर बदनाम करने वाले बयान, फिर सैन्य तैनाती और अंतिम चरण में सर्जिकल स्ट्राइक या तख्तापलट। वेनेजुएला डर रहा है क्योंकि इतिहास ऐसा ही कहता है। अमेरिका ने चारों तरफ से घेरा है, समंदर में युद्धपोत, आसमान में निगरानी वाले ड्रोन और जमीन पर तैयार मारिन्स। तनाव इतना बढ़ चुका है कि कभी भी एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को कैरिबियन संकट में झोंक सकती है। और अगर पहली गोली चली तो सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला ही नहीं, पूरे लैटिन अमेरिका की राजनीति ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। फिर क्या क्यूबा, क्या ब्राजील, क्या मैक्सिको, क्या कोलंबिया, सब इस आग की गर्मी महसूस करेंगे। जब मादुरो ने मंच पर तलवार लहराई तो उनके सामने हजारों समर्थक थे। लोग नारे लगा रहे थे, वतन या मौत, हम नहीं डरेंगे। काराकास की सड़कें एक विशाल मानो दीवार की तरह अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गई। ये भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं, मादुरो की ढाल बन चुकी है। मादुरो के दिमाग में यही प्लान है, अगर हमला हुआ तो सिर्फ सेना ही नहीं, पूरा देश युद्ध में उतर जाएगा। अमेरिका ने युद्धपोत भेज दिए, मादुरो ने तलवार उठा ली, सैनिक तैनात है, समर्थक सड़कों पर है, दुनिया देख रही है कब कौन सी गलतफहमी, कौन सा उकसावा, कौन सी भड़काऊ कार्रवाई इस संकट को सीधे युद्ध में तब्दील कर देगी। बयान कठोर से कठोर तो वेनेजुएला की तरफ से जवाब और भी कठोर। इसी को कहते हैं वार्तालाप बंद, युद्ध का संवाद शुरू। आज कैरिबियन की लहरें शांत हैं, लेकिन हवा में बेचैनी है। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश है तो दूसरी तरफ एक जिद्दी, हठी, हथियारबंद राष्ट्रपति। अपनी न्यूक्लियर धमकियों के साथ वेनेजुएला को किनारे लगा रहा है, वही मादुरो तलवार के साथ अपने देश को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। ये संघर्ष सिर्फ शक्ति का नहीं, ये है अहंकार बनाम स्वतंत्रता का, दबाव बनाम प्रतिरोध का, साम्राज्यवाद बनाम राष्ट्रवाद की टक्कर का। और ये टक्कर कभी भी एक ऐसी चिंगारी बन सकती है जो दुनिया की भू राजनीति को सालों तक जलाती रहेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।